नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि निभाने से बनते हैं। कुछ लोग जन्म तो नहीं देते मगर पूरी ज़िंदगी अपना लेते हैं। लेकिन जब वही अपनाया हुआ रिश्ता करोड़ों की ज़मीन के बीच में आ जाए तो फिर अदालत को तय करना पड़ता है कि बेटा कौन है और वारिस कौन। दोस्तों सोचिए, अगर किसी बच्चे को बचपन में किसी और परिवार ने गोद ले लिया हो, उसे अपना नाम दिया हो, अपनी संपत्ति भी दी हो, तो क्या वह अपने असली पिता की संपत्ति पर भी अपना हक जता सकता है? और अगर गांव के रिकॉर्ड, स्कूल के कागज़, शादी के दस्तावेज सब उसे एक एडॉप्टेड सन बताते हों, तो क्या बिना किसी कानूनी रस्म के भी गोद लिया हुआ बच्चा मान्य हो सकता है? आज का जो केस है सिर्फ एक ज़मीन का विवाद नहीं है, बल्कि कहानी है रिश्तों, परंपराओं और कानून के टकराव की। यह जब मामला पहुंचता है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, वहाँ पर अदालत को यह तय करना था कि क्या एक गोद लिया हुआ बेटा अपने असली पिता की ज़मीन का वारिस रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के जो नूरपुर इलाके में एक परिवार रहता था, ये उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ के हिमाचल प्रदेश के नूरपुर इलाके में एक परिवार रहता था। परिवार में 2 भाई थे, लेकिन किस्मत ने बचपन में ही एक ऐसा मोड़ लिया जिसने आगे चलकर पूरे परिवार को अदालत तक पहुँचा दिया। जब एक छोटा बच्चा सिर्फ 3 महीने का था, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। पिता अकेले बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहे थे। उसी गांव में एक व्यक्ति था, रूपा। उसकी कोई संतान नहीं थी। कहा गया कि रूपा ने उस बच्चे को गोद ले लिया। बच्चा आगे चलकर बड़ा होता है, उसी घर में पला बड़ा। स्कूल में उसका नाम रूपा का बेटा लिखा गया। उसकी शादी भी रूपा और उसकी पत्नी ने ही करवाई। समय बीतता गया, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब दोनों परिवारों की संपत्ति का सवाल सामने आया। गोद लिया गया बेटा अब अपने असली पिता की ज़मीन में भी हिस्सा मांग रहा था। दूसरी तरफ उसका भाई कह रहा था कि तुम्हें रूपा ने गोद ले लिया था, तुम अब इस परिवार के वारिस नहीं हो। यहीं से शुरू होती है कानूनी लड़ाई। मामला ट्रायल कोर्ट में पहुंचता है। वादी ने अदालत में कई इंपॉर्टेंट सबूत पेश किए। स्कूल के रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड, वसीयत, पुराने दस्तावेज और खुद प्रतिवादी के बयान। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब अदालत के सामने यह बात आई कि क्या खुद रिस्पोंडेंट ने पहले कई जगह खुद को रूपा का गोद लिया हुआ बेटा बताया था। यहाँ तक कि एक अपील में भी उसने लिखा था कि वह रूपा का दत्तक पुत्र है और रूपा की संपत्ति उसी को मिलना चाहिए। अब वादी का तर्क साफ था कि जब तुमने खुद ही को अपना एक गोद लिया हुआ बेटा मान लिया है, तब असली पिता की संपत्ति पर तुम और कोई दावा कैसे कर सकते हो। वहीं रिस्पोंडेंट का ये कहना था, जो कि एडॉप्टेड सन था, कि सिर्फ किसी का बेटा कह देने से गोद लेना साबित नहीं होता है। उसका तर्क था कि हिंदी कानून में गोद लेने के लिए कुछ ज़रूरी रस्में होती हैं, जैसे कि दत्तक ग्रहण समारोह, देने और लेने की प्रक्रिया और धार्मिक अनुष्ठान, और यहाँ इनमें से कुछ भी साबित नहीं हुआ है। अब उसने यहाँ पे ये भी कहा कि गांव की ज़मीन का रिकॉर्ड 1960 से उसके नाम पर था। अगर किसी को आपत्ति थी तो इतने साल बाद केस क्यों लगाया गया। यानी कि दूसरा अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया था कि क्या यह मुकदमा जो है वो समय सीमा यानी लिमिटेशन के भी बाहर था। क्या ये टाइम बार्ड हो चुका था। अब कोर्ट के सामने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। पहला, क्या वास्तव में गोद लेना साबित हुआ, और दूसरा, इतने साल बाद मुकदमा दायर करना क्या कानूनन सही था। अब ये मैटर यहाँ से पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में, हिमाचल हाई कोर्ट में। तो जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जब ये मैटर पहुँचता है तो अदालत ने एक एक सबूत को काफ़ी ध्यान से देखा, और कोर्ट ने पाया कि स्कूल के रिकॉर्ड में जो रिस्पोंडेंट को रूपा का बेटा बताया गया था, ये सही पाया गया। वसीयत में भी रूपा ने उसे अपनी गोद लिया हुआ बेटा लिखा था, ये भी करेक्ट पाया गया। राजस्व रिकॉर्ड में भी यही तर्क और संबंध दर्ज था। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रतिवादी खुद ये पहले एडमिशन कर चुका था कि हाँ, मैं रूपा का बेटा हूँ। तो अदालत ने कहा कि जब इतने सारे दस्तावेज लगातार एक ही बात कह रहे हो तो गोद लेना तो साबित माना जाएगा। रस्में नहीं हुई तो भी क्या गोद लेना वैध है, और है तो कैसे। यही इस केस का सबसे दिलचस्प और जिसको इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप, सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सेगमेंट आता है। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि नूरपुर क्षेत्र के जो ब्राह्मण समुदाय में एक विशेष प्रथा लागू होती है, उस प्रथा के अनुसार गोद लेने के लिए किसी विशेष धार्मिक रस्म की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अगर समाज और परिवार किसी बच्चे को गोद लिया हुआ मानते हैं तो फिर दस्तावेज, और यदि दस्तावेज भी यही दिखाते हैं तो फिर उस एडॉप्शन को लीगल माना जाएगा।
ये वहाँ का जो लीगल कस्टम्स है उसके हिसाब से भी ये बात प्रूव हो जाती। तो सबसे इम्पोर्टेंट अब यहाँ पर ये था, यही फैसला सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि अदालत ने साफ कहा कि हर मामले में सिर्फ किताबों वाला कानून ही नहीं चलेगा, कई बार जो स्थानीय परंपरा है वो भी निर्णायक होती है। अब सबसे बड़ा कानूनी झटका क्या लगा, अब आया वह हिस्सा जिसने इस पूरे केस को बदल के रख दिया, क्योंकि अदालत ने ये कहा कि एक वैध रूप से जो लिया गया बेटा है अपने असली पिता की संपत्ति का वारिस रहता है या नहीं रहता है, यानी जिस दिन एडॉप्शन मान्य हुआ उस दिन उसका संबंध उस संपत्ति के मामले में पुराने परिवार से खत्म हो जाता है। और इसी आधार पर अदालत ने यह कहा कि प्रतिवादी अपने असली पिता की ज़मीन में अब हिस्सा नहीं मांग सकता। यानी हाईकोर्ट का यह साफ तौर पर कहना था कि यदि आप किसी के द्वारा अडॉप्ट कर लिए जाते हो तो फिर जो आपके ओरिजिनल बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं आप उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मांग सकते हो। ये बिल्कुल क्लियर हो गया अब यहाँ पर। अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था लिमिटेशन का, अब क्या मुकदमा बहुत देर से दायर हुआ था तो इसलिए ये लीगली वैलिड है या नहीं। प्रतिवादी कह रहा था कि 1960 में म्यूटेशन हो गया था तो 1996 में ये केस क्यों किया गया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाने से लिमिटेशन शुरू नहीं हो जाती। जब तक किसी के अधिकार का वास्तविक खतरा न हो तब तक मुकदमा दायर करना ज़रूरी नहीं होता है। यानी सिर्फ कागज़ पर नाम बदलना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि असली कॉज ऑफ एक्शन तो तभी बनेगा ना जब अधिकारों का वास्तव में अधिकारों के ऊपर हमला हो। तो यह ऑब्जर्वेशन भविष्य के हज़ारों प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन सकता है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने कई पुराने फैसलों का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया है, जैसे राइट टू यूज़ तब पैदा होता है जब अधिकार पर स्पष्ट और एक वास्तविक खतरा आ जाए। यह सिद्धांत पहले भी कई मामलों में माना जा चुका है। और अंतिम फैसला जो अदालत ने कहा कि एडॉप्शन यहाँ पर साबित होता है, स्थानीय कस्टमरी लॉ लागू होगा। एडॉप्शन के बाद जो प्राकृतिक परिवार की संपत्ति में आपका अधिकार खत्म हो जाता है और मुकदमा लिमिटेशन से बाहर नहीं है। और इसीलिए प्रतिवादी का दावा जो है यहाँ पर खारिज कर दिया गया। और जिस केस को हमने डिस्कस किया है इसका नाम था प्रकाश चंद वर्सेस अमरनाथ, और इसका जो डिसीजन आया है वो 25 मई 2026 को आया है। अब सोचिए लास्ट में रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होगा इसका, कि यदि भारत में आज भी हज़ारों एडॉप्शन ऐसे होते हैं जहाँ कोई लीगल सेरेमनी नहीं होती, बस समाज और परिवार उस रिश्ते को मान लेते हैं, लेकिन जब संपत्ति का विवाद शुरू होता है तब वही रिश्ते अदालत में कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो ये जो जजमेंट है ये हमको क्लियर करता है कि पुराने दस्तावेज कितने महत्वपूर्ण होते हैं। स्कूल रिकॉर्ड भी अदालत में काफ़ी मजबूत सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं, और कई बार जो लोकल कस्टम्स होते हैं वो जो लिखित कानून होते हैं उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। लास्ट में जिस बच्चे को कभी प्यार से गोद लिया गया था वही बड़ा होकर यदि दो परिवार की विरासतों के बीच खड़ा हो जाता है। लेकिन आज सवाल ये भी है कि अगर कोई बच्चा दो परिवारों के बीच पले तो कानून उसे आखिर किसका मानता है, और क्या भारत में जो एडॉप्शन के लॉज हैं उसको थोड़ा सा और क्लियर बनाने की ज़रूरत है, उसमें और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।